Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video, the video you are watching, I am recording this session of the Transfer of Property Act 1882. This very much subject is coming in the Rajasthan Judicial Services, and it comes in the many state examination of judicial services as well. So it is very important that in this subject, the Transfer of Property Act, there are important 11 doctrines and mix up with the rules which a student should have been वेरी मच क्लियर अबाउट दिस डॉक्ट्रिन्स, और उनको इन डॉक्ट्रिन्स के बारे में पता होना चाहिए, इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस टीपीए को समझने के लिए। और मेनली देखा जाए तो हर प्री में और हर मेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट आते हैं, यही डॉक्ट्रिन के रूल्स और यही डॉक्ट्रिन्स जो कि हैं टीपीए के, वही इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये डॉक्ट्रिन कौन सा आ गया है, सुना तो नहीं इसके बारे में कभी, लेकिन वो टीपीए का ही होता है। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम अपने रूल्स और डॉक्ट्रिन्स। टोटल आज इस वीडियो में मैं 11 डॉक्ट्रिन्स करवाने वाला हूँ। तो पहला रूल हम करेंगे अब रूल ऑफ सबरोगेशन। ये रूल ऑफ सबरोगेशन क्या होता है? अंडर सेक्शन 130 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 132 में सबरोगेशन दिए रखा है। और मैं ये सारी चीज़ें जो मैं तब कोचिंग ले रहा था, अपने जो मैंने नोट्स रेडी किए थे उस टीपीए के रजिस्टर में से पढ़ा रहा हूँ, जो कि मेरे बहुत ही रिफाइंड नोट्स हैं और मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझ के ही बनाए थे। सो रूल ऑफ सबरोगेशन कहाँ पे प्रोवाइडेड है? अंडर सेक्शन 130 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 132 ऑफ टीपीए। सो इसमें क्या होता है? ट्रांसफरी स्टेप्स इन द शूज ऑफ द ट्रांसफरर। जिसको प्रॉपर्टी जा रही है, ट्रांसफरी किसके शूज पहन लेगा, किसके जूते पहन लेगा? ट्रांसफरर के, जो उसको प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, सबरोगेशन अंडर सेक्शन 130 सब सेक्शन 1 और एंड 132 सेक्शन टीपीए में होता है। अब हम इसके थोड़े नोट्स पढ़ेंगे जो कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबरोगेशन डज नॉट ओनली मीन ट्रांसफर ऑफ राइट्स। सबरोगेशन सिर्फ यह मत समझ लेना कि क्या होता है एक अधिकार, ट्रांसफर का अधिकार ही नहीं होता टू द ट्रांसफरी। किसको? ट्रांसफरी को, जिसको प्रॉपर्टी आप दे रहे हो। बट ऑल्सो द लाइबिलिटीज, ट्रांसफरी को क्या क्या ट्रांसफर होता है और लाइबिलिटीज भी चली जाती है, किसकी? ट्रांसफर की। ठीक है, अब राइट्स आर सबरोगेटेड इन टू द ट्रांसफरी। जो अधिकार है वो सबरोगेट हो जाते हैं ट्रांसफरी को, जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो। अंडर सेक्शन 130 सब सेक्शन 1 ऑफ टीपीए लेटर पार्ट, वेयर एज लाइबिलिटीज आर सबरोगेटेड अंडर सेक्शन 132 टीपीए। और वहीं पे उस ट्रांसफरर की लाइबिलिटीज भी ट्रांसफरी को सबरोगेटेड हो जाती हैं, और वो किस सेक्शन के अंतर्गत होती है? सेक्शन 132 ऑफ टीपीए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सबरोगेशन है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ये आ सकता है राजस्थान के प्री में कि रूल ऑफ सबरोगेशन की कोई सिचुएशन दे देंगे, बता देंगे तो राइट्स कौन से सेक्शन में ट्रांसफर हो रही है या सबरोगेशन होता क्या है, कुछ सिचुएशन दे देंगे, कुछ वर्डिंग असर्शन दे देंगे, तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें कुछ नोटिस के रूल ही पता होने चाहिए जो सबरोगेशन में नोटिस के रूल होते हैं। तो सेक्शन 131 बताता है हाउ नोटिस इज टू बी गिवन। नोटिस कैसे देना है, किसको नोटिस देना है? उस डेटर को नोटिस देना है। जब कोई ट्रांसफर अपनी कोई प्रॉपर्टी की राइट्स या किसी एक्शनेबल क्लेम की राइट्स किसी ट्रांसफरी को दे देता है, तो उस डेटर को भी तो पता होना चाहिए कि भाई अब मेरे को पैसे किसको रीपे करने हैं। अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, अब क्या वो ट्रांसफरर को डेटर रीपे करेगा या ट्रांसफरी को करेगा? तो नोटिस इसमें मैंडेटरी भी है और ऑप्शनल भी है। तो सेक्शन 131 हाउ नोटिस इज टू बी गिवन, नोटिस कैसे देना चाहिए? सेक्शन 131 सब सेक्शन 1 सेक्शन 131 सब सेक्शन 1 बताता है प्रोवाइजो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन और नॉट गिवन नोटिस। सेक्शन 131 का सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो बताता है कि क्या परिणाम निकलेंगे अगर तो आपने डेटर को नोटिस दिया, अगर और क्या परिणाम निकलेंगे अगर आपने डेटर को नोटिस नहीं दिया तो। सो सेक्शन 130 130 सब सेक्शन 1 क्या बताता है? लेटर पार्ट डिस्क्रिशन टू गिव नोटिस। सेक्शन 130 सब सेक्शन 1 का लेटर पार्ट बताता है कि आपकी डिस्क्रिशन है, किसकी? ट्रांसफरी की या ट्रांसफर की मर्जी है, नोटिस दो या मत दो, किसको? डेटर को। अब सेक्शन 131 इसमें क्या क्या मैंडेटरी है, नोटिस कैसे देना है? राइटिंग में, लिखित में, साइन होना चाहिए, वो हस्ताक्षर होना चाहिए, किसके द्वारा? बाय ट्रांसफरर और एजेंट। या तो ट्रांसफरर जो राइट्स को सबरोगेट कर रहा है, या तो वो साइन कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, या उसका एजेंट कर देगा। अन्यथा तो कौन कर देगा? ट्रांसफर भी कर सकता है, जो राइट्स को ले रहा है, जो अधिकारों को पा रहा है, वो भी कर देगा, या ट्रांसफरी का एजेंट भी कर देगा उस नोटिस पे हस्ताक्षर और उस पे उसको नोटिस को लिखित रूप में। ठीक है, राइटिंग में। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी, और नाम और पता किसका, कि अब ट्रांसफरी कौन है, अब डेटर को पैसे पूछे देने किसको हैं। तो ठीक है, ये होता है अब रूल ऑफ सबरोगेशन। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि परिणाम क्या निकलेंगे। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। देखो मेरे पास कोई पैड नहीं है, लेकिन एक पैड है मेरे पास, ये रफ पैड है,
लेकिन अब मैं इसमें कैसे लिख के दिखाऊं, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने आईफोन पर, तो इसमें मेरे को पता नहीं है। अगर अच्छा रिस्पांस मिला वीडियो से तो मैं आईपैड ले आऊँगा, लेकिन अभी तो एग्जांपल मुंह जबानी मैं बोल कर ही बताऊंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से सिचुएशन क्रिएट करूंगा। तो देखिए एग्जांपल है रूल ऑफ सब्रोगेशन का ही। देखो ए बी को लोन देता है, कितना 10 लाख रुपए का। अब थोड़े दिन बाद बी ए को 1 लाख रुपए रीपे कर देता है। अब थोड़े दिन बाद ड्यू हो जाता है अमाउंट, वो ड्यू डेट आ जाती है जब बी को फाइनली पूरा अमाउंट 9 लाख रुपए उसको ए को पे करने थे। अब देखिए अब वो ड्यू डेट आ गई, उसके बाद ड्यू डेट के बाद बी ए को फिर से 1 लाख रुपए देता है। तो टोटल अब कितने कितने रुपए रह गए, कितने अमाउंट रह गई, 8 लाख रुपए तो रह गए। लेकिन हुआ क्या, ट्रांसफर हो गया एक्शनेबल क्लेम। ए ने किसी सी को वो क्लेम भेज दिया, और उसने क्या कहकर बेचा कि ये तो मेरा 10 लाख का क्लेम है, उस 2 लाख के बारे में बताया नहीं। तो अब क्या होगा, 2 लाख बाइंडिंग। अब वो 2 लाख बाइंडिंग होंगे, किसके बीच में होंगे, डेटर वो 2 लाख रुपए नहीं देगा, ना तो ट्रांसफर को देगा ना तो उस ट्रांसफरी को देगा। ट्रांसफरी के ऊपर वो 2 लाख रुपए बाइंडिंग होंगे, क्योंकि वो ट्रांसफर ने पहले ही ले लिए थे। और अगर गलती से देखी जाए तो दोनों की थी। ट्रांसफरी ने नोटिस क्यों नहीं दिया, ड्यू डेट निकल जाने के बाद जब उसने ए को पैसे दे दिए थे सी ने, तो उसने अगर खरीदने के बाद एक्शनेबल क्लेम नोटिस क्यों नहीं दिया, किसको, डेटर को। सो अब वो 2 लाख रुपए जो पे किए गए थे, बी ने ए को पे किए थे, अब वो बाइंडिंग रहेंगे किसके बीच में, बी और सी के बीच में। बी अब ट्रांसफरी बना है और सी तो ओरिजिनली डेटर था ही, तो इसलिए नोटिस एंड मान्य होता है, इसलिए नोटिस मैंडेटरी भी होता है और ऑप्शनल भी होता है। सो अब हम इसके नोट्स पढ़ेंगे, कुछ नोट्स पढ़ेंगे। एज इन जनरल रूल, वैसे तो आम तौर पर क्या रूल है, लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी टू गिव नोटिस। कानून किसी के लिए अनिवार्य नहीं बताता कि आपको नोटिस एज अ ट्रांसफरर और एज अ ट्रांसफरी आपकी नोटिस दो, लेकिन किसको दो, टू द डेटर एज पर सेक्शन 130 का एक, किसको दो नोटिस, डेटर को। और किस सेक्शन के तहत दो, 130 के 1 के तहत। However, the consequences of not giving notice are so strong, लेकिन परिणाम नोटिस ना देने के इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने कड़क हैं, that practically it becomes mandatory to give notice to the debtor, कि यह बहुत जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, शैल की नोटिस डेटर को देना ही पड़ता है। because even after transfer is debtor deals with transferor, कि अब कौन जो डेटर है वो किससे डील करेगा अगर नोटिस नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफरी नोटिस नहीं देगा डेटर को। अब पार्टी कौन इंटरेस्टेड है ज़्यादा पैसे लेने में, जिसको ट्रांसफर हुआ है, मतलब ट्रांसफर इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर ट्रांसफरी नोटिस नहीं देगा तो अब डेटर किसको पेमेंट करेगा, अब सीधा पेमेंट वो ट्रांसफर को तो करेगा। उसको क्या पता कि उसने जो उसका क्रेडिटर था उसने अपने एक्शनेबल क्लेम किसी सी को दे दिया है। सो अब इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, कौन उसको नोटिस देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, ऑब्वियसली सी रहेगा, जिसने उस एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर ही बना है। सो देन इट विल बी बाइंडिंग अपॉन द ट्रांसफरी। अगर उसने नोटिस नहीं दिया है ट्रांसफरी ने डेटर को, अगर फिर वो डेटर अपने ओरिजिनल जिसे वो क्रेडिटर है उससे पैसे दे देता है, उसको पैसे दे देता है ड्यू डेट के बाद और एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर होने के बाद, तो अब वो बाइंडिंग रहेगा ट्रांसफरी के ऊपर जिसने एक्शनेबल क्लेम को खरीदा है। सो यह एक कॉन्सिक्वेंसेज है और मैंने एग्जाम्पल समझाया। अब हम सेक्शन 133 पढ़ेंगे जो कि बोलता है रूल ऑफ एश्योरेंस। 133 सेक्शन 133 जो कि बोलता है रूल ऑफ एश्योरेंस। इसमें होता है, एग्जाम्पल सुनिए पहले, ए सी को 10 लाख रुपए देता है एज अ लोन। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, ए बी को सेल कर देता है अपना कोर्स ऑफ एक्शन। कितने रुपए में, ए बी को सेल कर देता है अपना कोर्स ऑफ एक्शन 6 लाख रुपए में। 10 लाख का कोर्स ऑफ एक्शन दिया था, 10 लाख का लोन दिया था सी को, लेकिन ए ने अब बी को वही लोन का कोर्स ऑफ एक्शन रिकवर करने का किसको भेज दिया है, बी को। और कितने रुपए में, 6 लाख रुपए में। अब देखिए, प्लस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ए ने बी को एश्योरेंस दी, और जब ट्रांसफर हो रहा था यह एक्शनेबल क्लेम, वह क्लेम कोर्स ऑफ एक्शन अपना बेच रहा था ए बी को, तो उसने एश्योरेंस दी, उसने गारंटी दी कि क्या, कि सी के पास पर्याप्त सोर्सेज हैं कि वो जो मैं अपना एक्शनेबल क्लेम तुम्हें बेच रहा हूँ वो तुम्हारे पैसे देगा, उसके पास इतने पर्याप्त सोर्सेज हैं। अब देखो अब क्या करेगा, अब ए सी पर केस नहीं डालेगा क्योंकि उसने तो अपना कोर्स ऑफ एक्शन बेच दिया है, किसको, मिस्टर बी को। अब बी सी को सू करेगा, और कितने रुपए के लिए सू करेगा, 6 लाख के लिए नहीं करेगा, ओरिजिनली 10 लाख रुपए के लिए सू करेगा, ठीक है। तो यही होता है रूल ऑफ एश्योरेंस की। अब ए ने किसको एश्योरेंस दी, बी को एश्योरेंस दी कि कोर्स ऑफ एक्शन मैं आपको दे तो रहा हूँ, और लेकिन आप ये भी सुन लीजिए कि जो सी है, जो मेरा डेटर है, उसके पास पर्याप्त सोर्सेज हैं कि वो आपके पैसे देने में सक्षम है। तो यही होता है रूल ऑफ एश्योरेंस सेक्शन 133, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके नोट्स पढ़ते हैं। अब देखिए, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर डेटर हैज सफिशिएंट अमाउंट। जिस दिन ट्रांसफर हो रहा था किसके बीच में, वो जब किसको ट्रांसफर कर रहा था, बी को,
कोर्स ऑफ एक्शन ट्रांसफर कर रहा था उस दिन का देखा जाएगा कि उस दिन क्या डेटर के पास पर्याप्त सोर्सेज थे कि वह अमाउंट चुका सकता, तो उस दिन का देखा जाएगा। टू रीपे अमाउंट टू बी, कि वो बी को अमाउंट रीपे कर देता। ओके, अब नेक्स्ट नोट, ट्रांसफरर अश्योर्स ट्रांसफरी, जो कोर्स ऑफ एक्शन का ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को अश्योरमेंट दे रहा है, उसको मतलब पूर्ण तरीके से गारंटी दे रहा है कि भाई जो मेरा डेटर है उसके पास पर्याप्त सोर्सेज हैं। ठीक है, डेटर है सफिशिएंट अमाउंट टू रीपे योर डेट, की जो डेटर है मेरा और जो तुम्हारा डेटर अब होने वाला है, क्योंकि मैंने तुमको कोर्स ऑफ एक्शन सेल किया है, कि उसके पास पर्याप्त सोर्सेज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ सकता है पक्का राजस्थान में, तो ध्यान रखिएगा। अब जनरल रूल क्या है इसमें, डेट ऑफ ट्रांसफर देखी जाएगी, दिनांक कौन सी है ट्रांसफर की वो देखी जाएगी। कंसिडरेशन अमाउंट, की भाई कंसिडरेशन अमाउंट क्या है, ये जज साहब देखेंगे कंसिडरेशन अमाउंट क्या है, तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, अब नो रीपे देन, अब सी बी को रीपे नहीं करता है, जो डेटर था, और अब जो ट्रांसफर है, जो नया ट्रांसफर है उसको रीपे नहीं करता, तो क्या होगा। अब बी वर्सेस ए, अब जिसने एश्योरेंस दी थी, जिसने एश्योरेंस दी थी, किसने एश्योरेंस दी थी, ए ने बी को एश्योरेंस दी थी ना। अब सी उसको अब सी बी को पैसे नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, अब जो ट्रांसफर ही बना था उस क्लेम का, अब वो करेगा बी वर्सेस ए। बी जिसने कोर्स ऑफ एक्शन को परचेज किया था वो किस पर केस डाल देगा, वो केस डाल देगा ए पे, जिसने उसको कोर्स ऑफ एक्शन सेल किया था, जो ट्रांसफर बना था, और वो ट्रांसफर ही बना था कौन, बी। और वो क्या डालेगा, केस चीज किस डालेगा, टाइटल क्या होगा उस केस का, ब्रीच ऑफ वारंटी, की तुमने धोखा किया है, तुमने उल्लंघन किया है, तुमने वारंटी का ब्रीच किया है। सो अब नोट पढ़ेंगे इसका, इन सेक्शन 133, इन सेक्शन 133, ट्रांसफरर में की वारंटी टू द ट्रांसफर, जो ट्रांसफरर होगा किसका, एक्शनेबल क्लेम का जो ट्रांसफरर होगा वो किसको वारंटी देगा, किसको गारंटी देगा, कि किसको वारंटी देगा, ट्रांसफरी को, जो कि उसका एक्शनेबल क्लेम कोर्स ऑफ एक्शन खरीद रहा है। ठीक है, रिगार्डिंग द सोलवेंसी ऑफ द डेटर, की मेरा जो डेटर है वो सोलवेंट है, मतलब उसके पास पर्याप्त सोर्सेज हैं। जनरल मीनिंग सोलवेंसी का यही होता है, इनसोल्वेंसी असेट्स आर लेस देन लाइबिलिटी। ठीक है, अब हमारा ये हो गया रूल ऑफ अश्योरेंस सेक्शन 133 हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा डॉक्ट्रिन, अब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे अब दोबारा। अब ये दो अच्छी तरह से आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन से रूल्स बताए मैंने दोनों। अब हम सेक्शन 17 अब सीधा पढ़ेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत किसका, एक्यूमुलेशन का। तो ये सेक्शन 17 टीपीए में दिया गया है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को कुछ ट्रांसफर किया, मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, प्लस कंडीशन लगा दी ट्रांसफर करते वक्त बी को, क्या, एक्यूमुलेट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी से जो कि इनकम जनरेट होगी, जो तुम ट्रांसफर ही बन रहे हो उसको एक्यूमुलेट करोगे और मेरे को दे दोगे, मतलब इकट्ठा करोगे और मेरे को दे दोगे। तो मेन बात इसमें ये ट्रांसफर तो वैलिड है, क्या ट्रांसफर वैलिड है, तो इसमें देखो कंडीशन इज वैलिड, जो शर्त लगाई है ए ने ट्रांसफर करते वक्त कि तुम एक्यूमुलेट करोगे इनकम बी जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो ट्रांसफर ही बना है, कंडीशन इज वैलिड, शर्त बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल मान्य है, बट फॉर हाउ लॉन्ग, पर कितने समय के लिए वो एक्यूमुलेट करेगा बी और ए को इनकम देगा। सेक्शन 17 इसी की रूल्स बताता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन के रूल बताता है कि क्या मैक्सिमम पीरियड होगा एक्यूमुलेशन के लिए, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर, दो इसमें पीरियड्स बताता है, लाइफ ऑफ ट्रांसफरर, जब तक ट्रांसफरर जी रहा है जब तक एक्यूमुलेशन होगी, या फिर मैक्स टू मैक्स 18 साल। ठीक है, तो 18 साल तक भी एक्यूमुलेशन हो सकती है, विच एवर इज लॉन्गर, सॉरी अगर ट्रांसफरर 30 साल तक जीता है तो विच एवर इज लॉन्गर, तो 30 साल तक भी एक्यूमुलेशन की कंडीशन वैलिड होगी, और अगर ट्रांसफरर 10 साल में ही मर जाता है तो 18 साल तो उसको एक्यूमुलेट करनी ही पड़ेगी इनकम, किसको, ट्रांसफरी को। यही रूल होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, और कुछ नहीं होता। अब हम थोड़े इसमें नोट्स पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 17। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का, एक संपत्ति का ही ट्रांसफर होना चाहिए। 2 कंडीशन सब्सिक्वेंट, एक कंडीशन सब्सिक्वेंट होनी चाहिए, ट्रांसफर हो गया पर एक उसके बाद की कंडीशन फुलफिलमेंट होनी चाहिए। कंडीशन सब्सिक्वेंट उसे कहते हैं, एक कंडीशन प्रेसिडेंट होती है कि कुछ चीज़ होगी, कुछ चीज़ घटित होगी तभी वह कंडीशन मानी जाएगी कि कंडीशन प्रेसिडेंट, पहले एक चीज़ होगी फिर ही वेस्टेड इंटरेस्ट जाएगा। अब कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होती है, ट्रांसफर वेस्टेड तभी होगा जब कंडीशन एक शर्त पूरी होगी, कि वो शर्त क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम की। अब 3 कंडीशन इज टू एक्यूमुलेट इनकम, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि इनकम को एक्यूमुलेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, किसके लिए, ट्रांसफरर के लिए, होली और इन पार्ट, या तो पूरे तरीके से या कुछ भाग में, फॉर अ पीरियड मेंशन इन द ट्रांसफर, और उस उतने कार्यकाल के लिए, उतने पीरियड के लिए जितना कि ट्रांसफर डीड में मेंशन होगा। तो ये मोटा मोटा सेक्शन 17 हमारा हो गया है। अब सेक्शन 17 का कानून क्या कहता है जी, कानून कहता है द कंडीशन इज वैलिड, जो शर्त लगाई है ट्रांसफर ने वो वैलिड है, वो मान्य है,
अप टू द मैक्सिमम पीरियड प्रोवाइड अंडर सेक्शन 17 एक, और उस पीरियड के लिए जो मैक्सिमम पीरियड किसने प्रोवाइड कर रखा है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 टीपीए ने ही। द रिजल्ट ऑफ सच डायरेक्शन इज दैट द ट्रांसफर ही कैन नॉट एंजॉय द इनकम। अब रिजल्ट क्या निकलेगा इस निर्देश का, इसका फाइनल आउटकम क्या निकलेगी इस निर्देश की एक्युमुलेशन की, दैट द ट्रांसफर ही कैन नॉट एंजॉय द इनकम। जो ट्रांसफर ही है प्रॉपर्टी का जिसको मिलने वाली है वो प्रॉपर्टी की इनकम को ही एंजॉय नहीं कर पाएगा, मतलब मजे नहीं ले पाएगा। फॉर दैट मच पीरियड, कितने पीरियड के लिए, उतना जितने पीरियड के लिए स्पेसिफाई हुआ ट्रांसफर डेट में कि एक्युमुलेशन कितने समय तक की होगी। हाउएवर द मैक्सिमम लिमिट इज फिक्स बाय लॉ, हालांकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो कानून द्वारा फिक्स है एक्युमुलेशन ऑफ इनकम की, और वो क्या है, लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, जितने समय तक ट्रांसफर जी रहा है तब तक एक्युमुलेट होगी, या फिर 18 साल, जो विच एवर इज लॉन्गर। सो ये हमारा हो गया सेक्शन 17। अब इसकी पॉलिसी क्या है सेक्शन 17 की, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन की, इसकी पॉलिसी है, इसका रैशनेल क्या है, पॉलिसी क्या है, लेजिस्लेचर ने यह क्यों बनाया ये सेक्शन 17, इसकी पॉलिसी है, इट इज फॉर गुड पर्पस इज जनरली चैरिटेबल और रिलीजियस। ये गुड पर्पस के लिए, अच्छे कामों के लिए बनाई जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन, ज़्यादा तौर पर चैरिटेबल, चैरिटी के फर्म्स के लिए बनाई जाती है, या फिर धार्मिक चीज़ों के लिए एक्युमुलेशन के इंस्ट्रक्शंस कंडीशंस लगाई जाती है। अब सेकंड, रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर अ रीजनेबल टाइम। जो रिस्ट्रिक्शन होती है, जो प्रतिबंध होता है, वो सिर्फ एक रीजनेबल टाइम के लिए होता है, मतलब रीजनेबल टाइम, ना तो ज़्यादा ना कम, ओके, एज फिक्स्ड बाय लॉ, जितना कि कानून ने फिक्स ही करा हुआ है, जो मैंने ऊपर बताया। देयरफॉर इंजॉयमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी पोस्टपोन। ये मान लीजिए ट्रांसफर ही कभी ना कभी तो इंजॉयमेंट, मजे लेगा उसके इनकम के, जो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। ये तो मत सोचिए कि वो हमेशा के लिए पोस्टपोन हो गई है, ऐसा नहीं है, परमानेंटली पोस्टपोन नहीं हुई है। देयरफॉर इंजॉयमेंट ऑफ इनकम कैन नॉट बी पोस्टपोन परमानेंटली अनलेस एक्सेप्शन अप्लाई। अगर कोई एक्सेप्शन लग जाती है तभी इनकम पोस्टपोन हो सकती है, वरना परमानेंटली तो कभी पोस्टपोन नहीं होती। कभी ना कभी तो ट्रांसफर मरेगा, क्योंकि उसकी लाइफ कभी ना कभी उसकी डेथ तो होनी है, डेथ इज इनएविटेबल, कभी भी हो सकती है और पक्का होगी, फिक्स इवेंट है, ठीक है। और 18 साल भी कभी ना कभी तो आएंगे, तो ट्रांसफरी को इंजॉयमेंट तो मिलेगी बाबू। तो ये कह रहा है। अब तीसरा रिक्वायरमेंट, टू गिव अफेक्ट टू इंटेंशन ऑफ पार्टीज की जो ट्रांसफर बने हैं और जो ट्रांसफरी बना है, उनकी नीयत क्या कह रही थी, उन दलों की नीयत क्या कह रही थी ट्रांसफर जब हो रहा था, दैट इज ट्रांसफरी कंसेंटेड टू सच कंडीशन। भाई ट्रांसफर ने वह शर्त लगाई और ट्रांसफरी ने उस पर हाँ भरा ना, बोला कि मंजूर है, तभी तो ट्रांसफर पूरा हुआ, तभी तो वह एक्युमुलेट भी करेगा इनकम को, तभी तो कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई पंगेबाजी नहीं करेगा। अब फोर्थ, इट इज नॉट अ वोलेशन ऑफ रूल ऑफ परपेचुटी। यह कोई वोलेशन, यह कोई उल्लंघन नहीं है किसका, रूल ऑफ परपेचुटी का। यह भी इंपॉर्टेंट रूल है। टू बाइंड प्रॉपर्टी परमानेंट, कोई प्रॉपर्टी इसमें जो ट्रांसफर हुई है वो परमानेंटली नहीं बाइंड होगी दोनों के बीच में, कभी ना कभी ट्रांसफर ही इंजॉय तो करेगा ही उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स। अब रूल ऑफ परपेचुटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे करेंगे, आगे आने वाला है वो। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट डॉक्ट्रिन करेंगे। मैं निकाल रहा हूँ, मैं पेजेस फ्लिप कर रहा हूँ, इतने इसको सुनते रहिए। अब देखिए, मैं पेजेस फ्लिप कर रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट, देख रहा हूँ मैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आने दीजिए, 1 सेकंड रुकिए, आने वाला है बहुत पूरा रजिस्टर। अब देखिए, अब सेक्शन 27 करेंगे, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, एकदम से एक्सेलरेट हो जाएगा, जैसे कार का, जैसे किसी के पास स्पोर्ट्स कार है तो वो एकदम से रेस देता है तो एक्सेलरेट हो जाती है ना, एकदम से इधर थी कार और एकदम से 100 मीटर आगे चली जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन भी टीपीए में दिया गया है। अब इसका हमें मीनिंग समझना है, पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन का सब्सटेंटिव लो टीपीए में कहा दिया गया है, सेक्शन 27 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में बिल्कुल इससे क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, या कौन से सेक्शन में, 27 सेक्शन में क्या आंसर डॉक्ट्रिन दिया हुआ, कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है सेक्शन 27 में, तो इस सेक्शन 27 को हम हमेशा रेड विद करेंगे सेक्शन 16 के साथ। अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन होता क्या है। प्रायर ट्रांसफर इज फेलिंग, जो पहले वाला ट्रांसफर था, इसमें ट्रांसफर हुए हैं 2-3, तो जो पहले वाला ट्रांसफर था वो फेल कर रहा है, वो विफल हो रहा है। बट ऑल्सो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर इज अफेक्टिंग, लेकिन फिर भी जो बाद वाला ट्रांसफर जो बाद में होना था वो वाला वैलिड हो रहा है, मतलब वो अफेक्ट में आ रहा है, वो परिणाम में आ रहा है। सो एग्जांपल देखिए, एक ओनर था, उसने ए भाई साहब से उनको प्रॉपर्टी, उनको लाइफ एस्टेट दे दी, तो ए भाई साहब के पास क्या वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, उनको प्रॉपर्टी चली गई ना, लेकिन लाइफ एस्टेट दिया एज अ लाइफ एस्टेट का मतलब ये होता है कि ए जब तक जिएगा प्रॉपर्टी उसकी, फिर ए के मरने के बाद अगले बंदे की। तो ओ ने क्या सिचुएशन क्रिएट की, ओ मतलब ओनर ने क्या किया,
ट्रांसफर किया ए को एज अ लाइफ एस्टेट, फिर उसके मरने के बाद जब ए मर जाएगा, जब ए की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जाएगी वही प्रॉपर्टी बी को भी एज अ लाइफ एस्टेट जाएगी। उसके मरने के बाद बी के मरने के बाद सी को जाएगी, सी को भी लेकिन लाइफ एस्टेट जाएगी। बहुत सारे इसने ए की ट्रांसफर में यह क्रिएट किए हैं कि किसके मरने के बाद किसको जाएगी। अब सी को भी एज अ लाइफ एस्टेट जाएगी जब तक जिएगा उसकी, उसके मरने के बाद किसको जाएगी, अब डी को जाएगी, एब्सोल्युटली पूर्ण तरीके से अब डी को जाएगी। फाइनली 3 बंदों को पहले तो बीच में लाइफ एस्टेट दिया है, फिर फाइनली डी को एब्सोल्युटली दिया। अब डी को भी एब्सोल्युटली सी के मरने के बाद जब वो मर जाएगा तो डी को एब्सोल्युटली जाएगी एज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली पूर्ण तरीके से इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग जो प्रॉपर्टी है वो डी को मिल जाएगा। अब देखिए सिचुएशन क्या है, देखिए पहले तो ओनर ने बोला था कि ए मरेगा तब बी को मिलेगी, लेकिन हमारी सिचुएशन में क्या है, पहले बी मर जाता है, बी की डेथ हो जाती है, उसके बाद सी की डेथ होती है, फिर लास्ट में जाके ए भाई साहब की डेथ होती है। अब क्या होगा, अब बी और सी को तो कभी प्रॉपर्टी मिल ही नहीं पाई क्योंकि ए भाई साहब तो कभी मरे ही नहीं। अब क्या होगा, अब ए इंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, अब ए इंजॉय कर रहा है। अब देखिए लाइफ इज नॉट द कंटीजेंसी, जीना कोई कॉन्टीजेंसी नहीं है, ठीक है, यह कोई शर्त नहीं है। अब देखिए सेक्शन 16 क्या कहता है, अब देखिए ओनर ने प्रॉपर्टी दी ए को एज अ लाइफ एस्टेट, फिर ए से प्रॉपर्टी जाएगी अनबोर्न को एज अ लाइफ एस्टेट, ये वैलिड है। सेक्शन 13 या टीपीएस, सेक्शन 12 या 13 टीपीएस को वैलिड करता है। अब देखिए ये वॉइड है, सॉरी ओनर से प्रॉपर्टी जाएगी ए को एज लाइफ एस्टेट, ए से जाएगी अनबोर्न को एज अ लाइफ एस्टेट। कोई ए भाई साहब है उसको तो जब तक जिएगा उसकी जाएगी, फिर किसी और महिला के अनबोर्न चाइल्ड को वह प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो यह साफ तौर पे अनबोर्न चाइल्ड को भी एज अ लाइफ एस्टेट इंटरेस्ट दे रहा है, तो यह साफ तौर पे वॉइड होगा, शून्य होगा। कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 13 के अंतर्गत, क्योंकि अनबोर्न के पास कंटिजेंट इंटरेस्ट गया इसलिए वह शून्य होगा। तो सीधा अब अनबोर्न का पत्ता कटा, अब तो सीधा ए के मरने के बाद सीधा किसको प्रॉपर्टी चलेगी, जैसे अनबोर्न के बाद भी किसी को उसने ट्रांसफर ही बनाया हुआ था हमारे ओ भाई साहब ने, ओनर ने, अनबोर्न के बाद किसको जानी थी, बी को जानी थी एब्सोल्युटली। तो अब अनबोर्न का पत्ता कटा तो सीधा अब ए के मरने के बाद एक्सेलरेट हो जाएगी प्रॉपर्टी, तुरंत पंजा रखेगी प्रॉपर्टी, रेस मारेगी और सीधा बी के पास चली जाएगी। सो ये भी हमारा वॉइड है, इंटरेस्ट की बात ये भी हमारा वॉइड है, वॉइड ऑल्सो, ये शर्त भी वॉइड है क्योंकि सेक्शन 16 इसको वॉइड कर देता है। क्यों करता है, रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। इन फर्स्ट एग्जाम्पल, जो पहले वाला इससे ऊपर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें बहुत सारे लाइफ एस्टेट बनाए होते हैं। इन फर्स्ट एग्जाम्पल डीज इंटरेस्ट इज वेस्टेड इंटरेस्ट, जो डी का इंटरेस्ट है जिसको लास्ट तक जाना है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड इन सेकंड एग्जाम्पल बीज इंटरेस्ट इज कंटिजेंट इंटरेस्ट, और अब हमारे एग्जाम्पल में जो दूसरे वाला एग्जाम्पल जो अनबोर्न के बाद बी को जानी थी उसके पास कंटिजेंट इंटरेस्ट है, पूरा वेस्टेड फाइनल इंटरेस्ट नहीं है। सो डिपेंडिंग, या डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन वेस्टेड इंटरेस्ट इज मस्ट, अगर एक्सेलरेट करवानी है कोई प्रॉपर्टी तो जिसको एक्सेलरेट होनी है उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर से जाना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम नोट्स पढ़ेंगे किसके, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन के, जो कि बोलता है सेक्शन 27 पैरा 1 हम पढ़ेंगे। अब बेसिक ऑन एक्सेलरेशन, हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे अब एक्सेलरेशन के बारे में। एज पर हेल्सबरी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन होगा कौन सा, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, जो सबसे लास्ट वाला इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था वो वाला, अपॉन द फेलियर ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट। लेकिन तब भी इंटरेस्ट लास्ट वाले को सब्सिक्वेंट को जा रहा है, और कब जा रहा है, जब प्रायर वाला इंटरेस्ट फेल हो रहा है तब भी लास्ट वाले को इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एज पर मुल्ला थे एक राइटर लो के, एक्सेलरेशन मीन्स दैट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। एक्सेलरेशन का असली मतलब क्या होता है, जब प्रायर इंटरेस्ट, जो पहले वाला इंटरेस्ट फेल हो जाता है, द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट इज एक्सेलरेटेड, तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट को एक्सेलरेट कर दिया जाता है, उसको मिल जाती है प्रॉपर्टी। दैट इज सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट टेक्स अफेक्ट बिफोर इट वुड नॉर्मली केम इनटू फोर्स। जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो पहले ही टेक अफेक्ट कर लेता है, वो पहले ही परिणाम में आता है, नतीजों में आ जाता है, उसको पहले ही परिणाम मिल जाते हैं जो कि उसको मिलने थे, उसको कुछ समय के बाद मिलने थे, पर कोई बीच वाला प्रायर ट्रांसफर का इंटरेस्ट फेल हो जाता है। इसकी वजह से सीधा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन लग के उसको प्रॉपर्टी चली जाती है, जिसको मिलनी थी बहुत सालों बाद, लेकिन उसको तुरंत मिल जाती है, ये मुल्ला कहते हैं। अब देखिए फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 27, ये जो नीचे पढ़ाऊंगा ये रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 27 की। अब 1, ये कोई ईमेल आ रहा है, ईमेल को ऊपर कर देता हूँ, ओके। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, 1, 2 और मोर ट्रांसफर्स, एक ही ट्रांसफर में 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसफर्स होने चाहिए। अब 2 और मोर ट्रांसफरीज, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसफरीज होने चाहिए। 3, बाय द सेम ट्रांजेक्शन, ये दोनों 2 और मोर ट्रांसफर्स, 2 या अधिक ट्रांसफर्स भी होने चाहिए, और 2 या 2 से अधिक ट्रांसफरीज भी होने चाहिए बाय द सेम ट्रांसफर। और ये दोनों जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट है
एक ही ट्रांजेक्शन से क्रिएट होनी चाहिए। अब 4 सेम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, एक सिमिलर सेम प्रॉपर्टी सेम संपत्ति को ट्रांसफर किया गया है, ना कि अलग अलग को, ठीक है। अब 5 फेलियर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रायर ट्रांसफरी, जो प्रायर ट्रांसफरी था, यहाँ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, यहाँ प्रायर ट्रांसफरी था, यह फेल हो गया है, तो अब सीधा यहाँ से प्रॉपर्टी उठ के इसको एक्सेलरेट कर जाएगी, ठीक है। अब 6 ऑल द ट्रांसफर्स आर इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स, जो सारे ट्रांसफर है प्रायर ट्रांसफर का इंडिपेंडेंट है, अलग से ट्रांसफर है, कोई डिपेंड नहीं है उस वाले पे, और इसका भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का भी इंडिपेंडेंट ट्रांसफर है, ना कि वो इस पर भी डिपेंड नहीं है। पर डिपेंड क्यों नहीं है, अगर ये विफल हो जाएगा तो तुरंत एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। Therefore, subsequent interest of transferee is not dependent on the prior interest. जो subsequent interest है किसका, इस वाले ट्रांसफरी का, वो प्रायर ट्रांसफरी पे बिल्कुल भी नहीं टिका हुआ है, ये बिल्कुल अलग अलग है। अब लास्ट रिक्वायरमेंट, ऑल ट्रांसफर्स आर वैलिड, जितने भी ट्रांसफर क्रिएट हो रहे हैं सारे वैलिड है, सारे मान्य हैं, लेकिन इसमें कैच क्या है कि एक्सेलरेशन कब होगी, किसी बीच वाले प्रायर ट्रांसफर का इंटरेस्ट फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, क्योंकि कोई कंटिजेंसी फुलफिल नहीं हुई है। और लेकिन जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, एक्सेलरेशन हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट पे लगता है कि पूर्ण तरीके से इंटरेस्ट उसके पास समा चुका है। अब लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कानून कहता है द अल्टेरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट, जो बाद वाला डिस्पोजिशन है वो परिणाम में आ जाएगा अपॉन फेलियर ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट, और कब आएगा, जब प्रायर इंटरेस्ट, जो पहले वाला इंटरेस्ट विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देयरफॉर फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट विल नॉट लीड टू फेलियर ऑफ सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, तो इसलिए कहा गया है अगर जिसको प्रॉपर्टी जानी है उसको तो जाएगी एक्सेलरेशन से, और उसके जो पहले वाले को प्रॉपर्टी नहीं मिली तो ये मत मानना कि अगले वाले को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आवश्यक तौर पे मिलेगी। यही हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन के नोट्स थे। अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये दिया गया है सेक्शन 35 में, सेक्शन 35 में दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो कि बोलता है इलेक्शन ऑप्शन टू चूज, ऑप्शन है तय करने का, चूज करने का, एक व्यक्ति के पास ऑप्शन है। अब देखिए एग्जाम्पल, एक ओनर है, ओनर के पास संपत्ति है, उस संपत्ति की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज, या मान के चलिए 1 करोड़ 50 लाख रुपीज। अब क्या करता है, एक ए बंदा आता है, ए का ओ से कोई लेना देना नहीं है। अब ए क्या करता है, ए प्रोफेसिस टू ट्रांसफर, ए ओ की प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है, और किसको बेचने की कोशिश करता है, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेता है उसके ऑफर को। सो देखिए ए ऑथराइजेशन नहीं है बिल्कुल भी, ओ और ए के बीच में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी ओ की प्रॉपर्टी को प्रोफेसिस टू ट्रांसफर करता है, और किसको करता है, बी को। सो देखिए प्रोफेसिस टू ट्रांसफर का मतलब सीधा सीधा होता है अटेम्प्ट टू ट्रांसफर, ठीक है। सो अब जो भी ए अब बी को, जो भी किस भी रेट में उनका सेटलमेंट मतलब डील हुई है, सौदा हुआ है, जैसे मान के चलिए उसकी ओ की प्रॉपर्टी की वैल्यू को उसके नज़रों के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ 50 लाख रुपीस थी, लेकिन ए भाई साहब बी को उस प्रॉपर्टी को चिपका देते हैं 2 करोड़ रुपए में, तो ए का भी बेनिफिट है ना इसमें। सो इसलिए अब ए ऑफर भेजता है, किसको, ओनर को ऑफर भेजता है कि भाई मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी को प्रोफेसिस ट्रांसफर किया था, मैंने एक पार्टी ढूंढी है और वो रेडी है, अब तुम अपनी प्रॉपर्टी के 1.5 करोड़ रुपए पकड़ो और मेरे को ट्रांसफर की राइट्स दे दो और ट्रांसफर करने दो। यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब ओनर के पास, जो इस प्रॉपर्टी का असल मालिक है, उसके पास ये ऑप्शन रहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, मतलब ऑप्शन टू चूज। अब वो चूज करेगा कि उसको 1.5 करोड़ चाहिए, या फिर वो डिसेंड कर देगा, वो डिनाई कर देगा। एक बोलेगा गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, यू गेट लॉस्ट। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर वो कहता है गेट लॉस्ट, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम इसकी सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। ओ ए बी, ये सारी पार्टी, ओनर पार्टी ए और पार्टी बी, सेटिस्फाई इफ एक्सेप्टेड बाय ओ, तीनों पार्टी सेटिस्फाई पार्टी हो जाएंगी अगर ये जो ऑफर है, जो ए जो अनऑथराइज ट्रांसफरर है उसने ओ को जो ऑफर दिया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो तीनों पार्टी क्या होंगी, सेटिस्फाई पार्टी, संतुष्ट दल हो जाएंगे। इफ ओ रिजेक्ट, अगर डिसेंड कर देता, ओनर रिजेक्ट कर देता है ए के ऑफर को, तो क्या होगा, देन बी, जब बी ए के ऊपर फ्रॉड का केस कर देगा कि तुम ऑथराइज ही नहीं थे ए, तो अब बी क्या होगा, जो ट्रांसफर बनने वाला था वो क्या होगा, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, वह निराश हो जाएगा। अब देखिए क्या लेगा, अब वो बी ए से क्या लेगा, जो कि प्रोफेसिस ट्रांसफर करता, ए बी को प्रोफेसिस ट्रांसफर करता, बी ए से क्या लेगा, कंपेंसेशन लेगा और डैमेजेस लेगा, भुगतान लेगा और अपने खर्चे लेगा कि उसको क्या डैमेजेस पहुंचे हैं, ठीक है, मेंटल ट्रॉमा वगैरह के डैमेजेस लेगा। अब देखिए ए डिसअपॉइंट, अगर बी ने ए से डैमेजेस लिए जो कि प्रोफेसिस ट्रांसफर करा था, अब वो भी ए भी डिसअपॉइंटेड पार्टी बन गया, अब ओ भी डिसअपॉइंटेड पार्टी बन गया, ऑल द पार्टीज विल बी डिसअपॉइंटेड पार्टीज, तीनों पार्टीज, ओनर भी, ए बी बी बी, तीनों पार्टीज डिसअपॉइंटेड पार्टीज बन जाएंगी। अब देखिए ओ के पास इलेक्शन था, ऑप्शन टू चूज था, वो क्या कर सकता था, एक्सेप्ट द ट्रांसफर, वो ट्रांसफर को जो ए
प्रोफेसिव ट्रांसफर कर रहा है बी को, वो ए उसके पास ऑफर भेज रहा है, वो एक्सेप्ट कर सकता था उसके ट्रांसफर को। ऑल पार्टीज बिकम सेटिस्फाई पार्टी एंड हैप्पी पार्टी। फिर अगर वो ऐसा कर देता, सिर्फ उसके यस बोलने पे तीनों पार्टीज ही सेटिस्फाई पार्टी हो जाती और हैप्पी पार्टी हो जाती। ओ को तो पहले ही पता था भाई मेरी प्रॉपर्टी 1,50,00,000 की है, लेकिन फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया, डिसेंड कर दिया कि मैं तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं देता ट्रांसफर करने की, गेट लॉस्ट। सो ये अगर वो बस हाँ यस बोल देता उसको, ए को जो ट्रांसफर कर रहा था अनऑथराइज पार्टी को, तो सारे पार्टी हैप्पी पार्टी होते, खुश खुश अपने घर चले जाते। अब देखिए इलेक्शन रिजेक्टेड देन कंपनसेशन डिमांडेड बाय ओ। सो अब देखिए इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कंपनसेशन ए से कौन मांगेगा, ओ भी मांगेगा कि तुमने बिना मेरी मर्जी के मेरी प्रॉपर्टी को प्रोफेसिव ट्रांसफर क्यों किया। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम, कैन दे क्लेम कंपनसेशन। अब देखिए अब रियल क्वेश्चन उठता है क्या, अब वो दोनों बी और ओ, क्या ओ बी और जो ओ है ओनर है, क्या वो ए से जो प्रोफेसिव ट्रांसफर करता है उससे क्या कंपनसेशन भुगतान मांग सकते हैं। सो देखिए डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी था कौन, बी, जिसको ए बेच रहा था अनऑथराइज एजेंट बी को जो कर रहा था, वो ट्रांसफरी होगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी होगा, वो पूर्ण तरीके से ट्रांसफरी नहीं कहलाएगा, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कहलाएगा। अब देखिए अगर सेल करता है तो क्या होगा, ट्रांसफरी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन, सॉरी अगर सेल प्रोफेसिव टू सेल करता है तो जो ट्रांसफरी है जिसको होनी थी, जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी है, वो पूर्ण तरीके से अधिकारित है कि भुगतान लेगा अपॉन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, और किस पे लेगा, उस कंसिडरेशन अमाउंट पे लेगा। और 2 करोड़ में उसने बोला था ना कि 2 करोड़ में दे दूंगा, तो 2 करोड़ के हिसाब से ही अब वो भुगतान लेगा बी ए से। अब देखिए गिफ्ट करता है, अगर ए उसको गिफ्ट करता है, मतलब गिफ्ट करता है, तो ट्रांसफर डाइज बिफोर ओनर रिजेक्ट, जो ए है वो ही मर जाता है, उससे पहले मर जाता है जब ओ उसको उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है, ये भी एक कंडीशन है। अब 2 ट्रांसफर इज इनकैपेबल, जो ए है वो इनकैपेबल हो जाता है, असक्षम हो जाता है, किसके लिए, कैसे हो जाता है, अनसाउंड ऑफ मेकिंग फ्रेश गिफ्ट, कि वो इनकैपेबल हो जाता है और कोई फ्रेश गिफ्ट, कोई नए तरीके से गिफ्ट नहीं मेक कर सकता। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, कंपनसेशन पॉसिबल, कंपनसेशन भुगतान पॉसिबल है इन दोनों कंडीशन में जो मैंने बताई है। अप टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और कैसा कंपनसेशन लेंगे, ट्रांसफर जो हमारा ए था अनऑथराइजेशन उसके एलआर से यहाँ पे कंपनसेशन भुगतान लिया जाएगा, और कौन लेगा, बी लेगा, जो कि डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही है, ठीक है। अब एक और सिचुएशन आती है इस गिफ्ट में ही, ट्रांसफर इज स्टिल कैपेबल ऑफ मेकिंग अ न्यू गिफ्ट, ट्रांसफर जो हमारा ए भाई साहब था जो प्रोफेसिव ट्रांसफर कर रहा था, वो अब भी सक्षम है कि वो नया गिफ्ट मेक कर सकता है। तो क्या होगा, अब नो कंपनसेशन, यहाँ पे ट्रांसफर जो बी भाई साहब है वो ए से कंपनसेशन भुगतान नहीं ले सकते, उसको बोलेंगे कि तुम मेरे को कोई नया गिफ्ट करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब हम नेक्स्ट डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, इनका मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, बारीकी से आप ब्रीफ बता रहा हूँ भाई, ये डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है तो आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर जो कि होता है बेनामीदार। बेनामीदार क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने नोट्स में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना रखे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर, बेनामीदार, सेक्शन 41 में दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं, तो ये इसको पनिशेबल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं कि इसकी पनिशमेंट मिलती है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू ट्रांसफर करना चाहता है तो वह पनिशेबल ट्रांजैक्शन भी है। बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट, इसका एक एक्ट है सेक्शन 41 के, इस टीपीए के कानून को फॉलो करते हुए एक स्टैट्यूट भी निकाला हुआ है जो कि क्या नाम है, बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट। सो इसकी हम नोट्स पढ़ते हैं। ही इज नॉट द रियल ओनर बट लुक्स लाइक द ओनर, जो ट्रांसफर कर रहा है वो कोई असल में मालिक नहीं है बट मालिक की तरह दिखता है, उसका रवैया मालिक की तरह है। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर में भी वैलिड, लेकिन फिर भी जो दिखने वाला मालिक भी कैसे ट्रांसफर को वैलिड हो जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं वही, नॉट द रियल ओनर एंड नॉट ऑथराइज बाय रियल ओनर, ना तो वो जो ट्रांसफर कर रहा है वो ना तो असल में मालिक है उस प्रॉपर्टी का, ना तो उसको ऑथराइज किया हुआ है किसने, रियल ओनर ने, असल मालिक की उस संपत्ति के। तो हम पढ़ते हैं स्टिल ट्रांसफर कन्वर्ट्स इनटू वैलिड ट्रांसफर, फिर भी जो अनऑथराइज, जो वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, जो ओनर की तरह लगता है, जो उसका रूप धारण करे हुआ है, स्टिल उसका जो ट्रांसफर उसने करा वो वैलिड हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। अब क्यों होगा देखिए, अब एक रियल ओनर है, रियल ओनर को हम आरओ बोलेंगे, और एक है ऑस्टेंसिबल ओनर, मतलब मालिक की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति। तो वो ऑस्टेंसिबल ओनर जो ओ है वो ए है। अब ए व्यक्ति है जो ऑस्टेंसिबल ओनर, वो सेल करता है, किसको सेल करता है, मिस्टर बी को। तो गुड फेथ में मिस्टर बी गुड फेथ में अच्छे विश्वास में
ए को ऑस्टेंसिबल ओनर को मालिक समझ लेते हैं और ट्रांजैक्शन में हिस्सा ले बैठते हैं। सो अब क्या होगा, सेल बिल्कुल वैलिड होगी अगर बी गुड फेथ में ऐसा करते हैं। तो जो ट्रांसफर ही उस प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफर उसको मिलने वाला है, अगर वो गुड फेथ में अच्छे विश्वास में उसको लेते हैं ना ऑस्टेंसिबल ओनर से, कि उसको रियल मालिक मानते हो संपत्ति का और रियल ट्रांसफर मानते हैं, तो यह सेल वैलिड होगी। क्यों होगी, अब इसके रीजन समझते हैं। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन ऑफ रियल ओनर, जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है बिना किसी परमिशन के, बिना इजाजत के। किसकी इजाजत के बिना करता है, रियल ओनर आरओ की, रियल ओनर की इजाजत के बिना ट्रांसफर करता है। सो आगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 41 इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल। अब जो सेक्शन 41 का कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर का, सेक्शन 41 का यह सिद्धांत किसके ऊपर बेस कर रहा है, किसके ऊपर सीधा सीधा टिका हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इस्टोपल के ऊपर। अब सभी को इस्टोपल तो पता ही होगा, मैं बताता हूँ नहीं पता तो। इस्टोपल होता है कि एक बंदे ने रिप्रेजेंटेशन की, एक बंदे ने कोई रिप्रेजेंटेशन की, दूसरे बंदे ने जिसको रिप्रेजेंटेशन हुई उसने उस चीज को सच माना तो दूसरे बंदे ने जिसको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी उसने अपनी जगह को अल्टर कर लिया, मतलब अपने लीगल कैरेक्टर को बदल लिया और एक लीगल कैरेक्टर में वो एंट्री ले लिया। अब क्या होगा, अब जैसे ही कुछ फुलफिलमेंट परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो जिसने रिप्रेजेंटेशन दी थी वो बोलता है कि मैं तो नहीं करूंगा, मैंने तो कभी नहीं बोला। अब तेरे ऊपर स्टॉपर लग गया है, अब तू स्टॉप्ड हो गया, अब तुम अपनी रिप्रेजेंटेशन से डिनाई नहीं कर सकते और तुम नहीं, तुम्हारे लीगल एयर्स भी नहीं कर सकते। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। वैसे और बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये, छोटा मोटा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बाद में कभी टाइम मिलेगा तो इसको समझाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लेकिन मोटा मोटा जो भी मैंने बताया यही होता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, ठीक है। ये मेनली हमें सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका देखने को मिलता है, 115, 116, 117 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अब देखिए concept of section 41 is based on principle of estoppel. It's who represented the whole world that A is the owner. यह एक संपत्ति का रियल ओनर है जिसने खुद रिप्रेजेंटेशन की पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, कि जो ए है, जो ऑस्टेंसिबल ओनर बना बैठा है, वो ही इस संपत्ति का असली मालिक है। क्यों उसने ऐसा किया, बी प्रिज्यूम दैट रिप्रेजेंटेशन ट्रू एंड ब्रॉड प्रॉपर्टी। बी ने तो यह इस रिप्रेजेंटेशन को, जो पूरी दुनियादारी को रियल ओनर ने यह बता दिया था चीख के कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर ही असल मालिक है, परंतु वो था नहीं। तो बी ने उस रिप्रेजेंटेशन को ट्रू माना, मतलब अपनी लीगल कैरेक्टर को अल्टर कर लिया, अपनी जगह को बदल लिया। तो सो स्टॉपल अपॉन ओ, अब रियल ओनर के ऊपर, उस संपत्ति के असल मालिक के ऊपर स्टॉपल लग जाएगा, उसको स्टॉप्ड कर दिया जाएगा। बिकॉज ऑस्टेंसिबल ओनर इज मेड विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर, क्योंकि जो ऑस्टेंसिबल ओनर बना है सेक्शन 41 में, जो ट्रांसफर कर रहा है, वो किसकी कंसेंट से बना है, वो सहमति से बना है रियल ओनर की, जो संपत्ति में असल मालिक था, जिसका पैसा संपत्ति में लगा हुआ था, लेकिन उसने पूरी दुनिया के आगे अपने आप को रियल मालिक नहीं कहलवाया। उसके कोई XY रीजन हो गया, कोई भाई पैसे का गवर्न कर रहा होगा, इसलिए नहीं कहलाया होगा। तो इसलिए ही ऑस्टेंसिबल ओनर को उसने बता दिया कि यह मालिक है इस फार्म लैंड का, इस प्रॉपर्टी का। सो अब वो स्टॉप्ड कर दिया जाएगा। तो यही है। अब इसकी और रिक्वायरमेंट क्या है, अनऑथराइज ट्रांसफर कर रहा है। जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसने रियल ओनर की कोई परमिशन नहीं, अनऑथराइज ट्रांसफर कर रहा है वो ऑस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर स्टिल वैलिड, फिर भी ट्रांसफर को मंजूरी मिल रही है, मान्य हो रहा है। ए के पास पोजेशन है, जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसके पास पोजेशन है, क्योंकि अब क्यों पोजेशन उसके पास, क्योंकि पूरी दुनिया को तो उसी को बताया हो ना कि ये रियल मालिक है, तो रियल मालिक है तो पोजेशन है उसके पास, लेकिन रियल मालिक में असल में वही और है। अब देखिए रिकॉर्ड सेट, बी रिकॉर्ड देखता है, जब पटवार भवन में जाकर रिकॉर्ड देखता है उस प्रॉपर्टी के, तो वो भी ऑस्टेंसिबल ओनर के नाम पे मिलते हैं। तो अब वो क्यों अपनी जगह चेंज ना करे, अल्टर ना करे। तो इसलिए अब यह ट्रांसफर भी वैलिड है, हालांकि अनऑथराइज व्यक्ति ने किया तब भी वैलिड है, ठीक है। तो ये है अब हमारा पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल सेक्शन 41। अब हम इसका लॉ पढ़ेंगे। ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफर वाज नॉट ऑथराइज्ड। ट्रांसफर सिर्फ इस कंडीशन पे, इस आधार पर ही वॉइडेबल नहीं होगा। वॉइडेबल तो पता होगा, वैलिड अंटिल अवॉइडेड। इतने चल रहा है इतने ही मान्य है, इतने चल रहा है इतने ही मान्य है, नहीं तो जब मर्जी आया जब उसको वॉइड करा दिया, ये वॉइडेबल होता है। ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफर वाज नॉट ऑथराइज्ड। ट्रांसफर सिर्फ इसी ग्राउंड पर, इसी आधार पर वॉइडेबल नहीं होगा कि ट्रांसफरर ऑथराइज नहीं था। अब कौन वॉइडेबल कराएगा उसे, जो असल में मालिक है, जो रियल ओनर है उस संपत्ति का, वही तो वॉइडेबल कराने कोर्ट में जाएगा। और या फिर भाई ट्रांसफर भी जा सकता है अगर उसने गुड फेथ में ली थी, तो देयरफॉर पर वो क्यों जाएगा भाई, उसको तो गुड फेथ में अगर वो प्रूव कर देता मेरा अच्छा विश्वास था, तो उसको तो प्रॉपर्टी वैसे ही वैलिडली मिल रही है। देयरफॉर द ट्रांसफर इज वैलिड, इसीलिए ट्रांसफर वैलिड है। अब देखिए, अब
डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर में अब बहुत तरह के एक टेस्ट लगता है, उस टेस्ट को समझ लेते हैं। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये प्री के क्वेश्चन में आ सकता है सिचुएशन बेस्ड, तो हम आज यही करेंगे। इसके टेस्ट पढ़ लेंगे, फिर हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग का एस्टोपल बच जाएगा। उसके बाद हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस बच जाएगा, 2 हो गए। अब हमारा इसके बाद बचेगा 2 बच जाएंगे। इसके बाद बचेगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, तीसरा 3 हो गए। अब इसके बाद हमारा बचेगा डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, 4 हो गए हमारे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन 5 हो गए। अब हमारे इसके बाद सीधे 5 और बच जाएंगे। सीधे इसके बाद हमारे 5 डॉक्ट्रिन बच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, लास्ट करते हैं। टेस्ट टू असर्टेन वेदर द ट्रांसफर इज ऑस्टेंसिबल और नॉट। एक टेस्ट लगेगा, एक टेस्ट लगेगा यह जानने के लिए, यह पता करने के लिए कि क्या जो ट्रांसफरर है, जो ऑस्टेंसिबल ओनर है, क्या वो ऑस्टेंसिबल है भी या नहीं है। तो इसका टेस्ट कौन लगाएगा? ऑब्वियसली ट्रांसफर ही लगाएगा, जिसको जो प्रॉपर्टी ले रहा होगा। तो देखिए, फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी एग्जामिन टू नो वेदर द पर्सन इज ऑस्टेंसिबल और नॉट। यह चीजें आप परीक्षा में ले सकते हो, यह जानने के लिए कि जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफर बनेगा, क्या वो ऑस्टेंसिबल है या नहीं है। तो देखिए, 1 पोजेशन इज विद ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके पास पोजेशन मिलेगी। 2 ट्रांसफर हैज ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो ट्रांसफर होगा, जो ए हमारे एग्जांपल में, उसके पास सारे प्रॉपर्टी के टाइटल, उसकी टाइटल नामा सब कुछ उसके पास होगा, मतलब वो ओनर की तरह लगेगा। तो टाइटल रिकॉर्ड में पटवार भवन में सारे डॉक्यूमेंट उसके नाम मिलेंगे। अब 3 फंड्स ऑफ रियल ओनर इज इन्वेस्टेड इन बाइंग द प्रॉपर्टी, जो रियल ओनर है, पैसा तो रियल ओनर का लगा पड़ा है, लेकिन उसने पूरी दुनिया को चीख के क्या बताया कि ऑस्टेंसिबल ओनर जो ए है वो मालिक है प्रॉपर्टी का, पर फंड्स किसके लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किसकी लगी हुई है, रियल ओनर की। अब देखिए 4 रिलेशनशिप बिटवीन रियल ओनर एंड ऑस्टेंसिबल ओनर हैज टू बी सीन। अब उनके बीच में क्या नाते थे, जो रियल ओनर है जिसके फंड्स लगे पड़े हैं और ऑस्टेंसिबल ओनर है, उनके रिलेशनशिप, उनके हमें रिश्ते देखने पड़ेंगे कि कैसे रिश्ते थे, ट्रांसफर ही देखेगा इसको। अब 5 कंडक्ट ऑफ पार्टीज ऑल्सो हैज टू बी सीन, उन पार्टीज का, किस पार्टीज का, रियल ओनर का और ऑस्टेंसिबल ओनर का कंडक्ट, उनका व्यवहार देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसको ट्रांसफर ही देखेगा, अदालत भी देखेगी। अगर अदालत ऑब्वियसली कोर्ट ही देखेगी, और क्या वो ट्रांसफर ही तो हल्का फुल्का देखेगा। ट्रांसफर ही बोलेगा जी मैं तो गुड फेथ में मैंने ली थी, मेरा तो वैलिड करो जी, ये तो कानून में लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रिंसिपल कौन लगाएगा याद देखने के लिए कि भाई एक्चुअल में ऑस्टेंसिबल ओनर को संसार के सामने इन्होंने बनाया था मालिक है, नहीं बनाया था, तो ये टेस्ट तो लगेंगे। अब देखिए पॉलिसी क्या है, फॉलोइंग आर द रीजंस एज टू व्हाई अनऑथराइज्ड ट्रांसफर इज वैलिड अंडर सेक्शन 41। यह निम्न कारण है जिसकी वजह से जो ट्रांसफर है, ऑस्टेंसिबल ओनर ने जो ट्रांसफर किया है वो भी वैलिड है, वो भी मान्य है। किसके, कौन से सेक्शन के अंतर्गत, 41 टीपी के अंतर्गत। अब देखिए फर्स्ट, ट्रांसफरी इज मिसलेड बाय द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फॉर विच रियल ओनर इज रिस्पॉन्सिबल। ट्रांसफरी जो हमारे एग्जांपल में बी भाई साहब थे, जो ट्रांसफरी जो अच्छे विश्वास में ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी ले रहे थे, अब वो क्या कहेंगे, ट्रांसफरी इज मिसलेड, ट्रांसफरी को भ्रमित किया गया था बाय द फैक्ट्स, किन तथ्यों से, एंड सर्कमस्टांसेस, हालातों से, फॉर विच रियल ओनर इज रिस्पॉन्सिबल, और उन तथ्यों का गुमराह करने के लिए ट्रांसफरी को कौन जिम्मेवार है, रियल ओनर जिम्मेवार है, जिसके फंड्स लगे हुए प्रॉपर्टी में। अब 2 लॉ फेवर्स वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट डाइवेस्टिंग। लॉ, कानून फेवर्स करता है, क्या फेवर करता है कि इंटरेस्ट वेस्ट हो ना कि डाइवेस्ट हो, ठीक है। अब 3 एस्टोपल अप्लाइज अगेंस्ट रियल ओनर, एस्टोपल लग जाएगा उसको, रियल ओनर को जिसके फंड्स लगे थे उसको एस्टोप्ड कर दिया जाएगा। एज वॉज हेल्ड इन केस, और यह कौन से केस में हेल्ड हुआ था कि स्टॉपर लग जाएगा रियल ओनर के ऊपर, राम कुमार वर्सेस मैक्वीन। स्टॉपर अप्लाइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब इस केस में भी थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं, जरूरी है समझने के लिए। स्टॉपर अप्लाइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब स्टॉपर लगता है इन रीजंस की वजह से। रियल ओनर रिप्रेजेंटेड द होल वर्ल्ड डेट ऑस्टेंसिबल ओनर इज एक्चुअल ओनर। जो रियल ओनर है, जिसके फंड्स लगे हुए हैं, जिसके इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उसने ही पूरी दुनिया को चीख के बताया है कि ऑस्टेंसिबल ओनर जो ट्रांसफर कर रहा है पर उसकी मर्जी के बिना नहीं हुआ है, वो ही असल में मालिक है। तो दुनिया क्यों ना समझे उसको असल में मालिक, ऑस्टेंसिबल ओनर को। अब भी ट्रांसफरी बिलीव्ड द रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू, पर जो ट्रांसफरी है उसने, जो ट्रांसफर है जो बी था हमारे एग्जांपल में, उसने रिप्रेजेंटेशन को, किसकी रिप्रेजेंटेशन को, रियल ओनर के रिप्रेजेंटेशन को या फिर ऑस्टेंसिबल ओनर के रिप्रेजेंटेशन को ट्रू समझा। किसकी, ऑस्टेंसिबल ओनर की रिप्रेजेंटेशन को ट्रू समझा और प्रॉपर्टी को बाय किया, गुड फेथ में किया। सी ट्रांसफरी चेंजेस हिज लीगल पोजीशन, जो ट्रांसफरी हमारे एग्जांपल में जो बी था उसने अपनी लीगल पोजीशन, कानूनी जगह चेंज कर ली। पहले तो वो अच्छे विश्वास में बस बिलीव कर रहा था, अब वो लेकिन किसी करारनामे में आ गया तो उसने अपनी लीगल पोजीशन को अल्टर कर लिया है। एंड बाय द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को, संपत्ति को खरीद लिया है। नाउ द रियल ओनर कैन नॉट असर्ट दैट
ही डिड नॉट ऑथराइज द ऑस्टेंसिबल ओनर। अब रियल ओनर जिसके फंड्स लगे हुए यह नहीं कह सकता कि मैंने तो ऑथोरिटी नहीं दे रखी थी, ऑथराइज नहीं कर रखा था किसको, ऑस्टेंसिबल ओनर को। अब वो यह बिल्कुल नहीं कह सकता क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। अब नाउ फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 41 टीपी एंड 115 इंडियन एविडेंस एक्ट इज दैट इन सेक्शन 41 इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फर्क क्या है सेक्शन 41 टीपीए में और सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में? यह है बस कि सेक्शन 41 जो टीपीए का है, इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जो दलों की, जो पार्टीज की इंटेंशन है, नीयत है, वो ट्रांसफर के वक्त बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। बट इन सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, बट सेक्शन 115 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो स्टॉपल के रूल्स बताता है, इंटेंशन इज अ मटेरियल फैक्ट, उसमें इंटेंशन जो नीयत है पार्टीज की वो एक अहम तथ्य है। तो ये आज हमारा हुआ पूरा का पूरा, ये हमारे 5-6 हमने डॉक्ट्रिन और रूल्स करे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे किस केस में हेल्ड किए गए थे? राम कुमार वर्सेस मैक्वीन। राम कुमार वर्सेस मैक्वीन आ सकता है केस लो, एक बार पेपर में आया था यूपी के में, तो देख लीजिएगा। ये हमारे 4-5 हमने डॉक्ट्रिन्स करे आज। अब कल के डॉक्ट्रिन्स बचे हुए जो 5-6 बच गए वो कल करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।